हम लोग लास्ट वीडियो में करंट डेंसिटी और धारा घनत्व के बीच में संबंध को देखे थे। तो एक्चुअली उसका जो फॉर्मूला आया था वो हम लोग प्रूफ कर दिए थे। थोड़ा सा उसके बारे में और बताना था। जैसे हम लोग क्या देखे थे कि ये कोई कंडक्टर है, ये एक कंडक्टर है जिसके अंदर हम लोग क्या देखे थे कि जो इलेक्ट्रॉन था वो इस डायरेक्शन में जा रहा था, है ना। तो इस तरह से जब इलेक्ट्रॉन का जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी था वो इस डायरेक्शन में था और इस वायर से जो करंट फ्लो कर रहा था वो इस डायरेक्शन में था। ठीक है, तो फॉर्मूला जो आया था वो क्या था, J बराबर NEVD। ये हम लोग फार्मूला को देखे थे, जहाँ J क्या था, धारा घनत्व था। N नॉर्मली इसमें लोग गलती कर देता है कि N को इलेक्ट्रॉन का संख्या कहता है, लेकिन ये N इलेक्ट्रॉन का संख्या नहीं, ये प्रति एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉन का संख्या है ना। और E इलेक्ट्रॉन का आवेश था और VD क्या था, अनुगमन वेग था। तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि धारा का दिशा इस तरफ है, उधर जा रहा है, और इलेक्ट्रॉन का जो अनुगमन वेग है जो VD है उसका दिशा इस तरफ है। ठीक है, और इससे पहले हम पढ़ चुके हैं कि धारा घनत्व यानी कि J की दिशा धारा के दिशा में होती है। इसका मतलब ये हुआ कि जब इसको हम वेक्टर के फॉर्म में लिखेंगे तो J वेक्टर बराबर -NEVD वेक्टर। माइनस क्यों लगाए? क्योंकि जो VD अनुगमन वेग है उसका दिशा इस तरफ है और J वेक्टर जो है धारा घनत्व तो उसका दिशा धारा के दिशा में होगा, तो उस तरफ होगा। तो अनुगमन वेग का दिशा इधर और धारा घनत्व का दिशा उधर, इसलिए यहाँ पर क्या लगा दिए, माइनस को लगा दिए। तो हम लोग यहाँ पे नोट में लिखेंगे पहला कि धारा घनत्व की दिशा, हालांकि ये लगता है पहले भी बताए हैं, की दिशा धारा के दिशा में होती है। धारा के दिशा में होती है। दूसरा, धारा घनत्व की दिशा अनुगमन वेग के दिशा में होती है। के दिशा में होती है। ये दोनों पॉइंट को याद रखोगे, क्योंकि ये तो हम लोग पहले ही डिस्कस कर चुके थे कि धारा घनत्व का दिशा धारा के दिशा में होता है। और हम लोग इसके जो इससे पहले वाला वीडियो था उसमें हम लोग देखे थे कि अनुगमन वेग का दिशा इस तरफ था और धारा का दिशा उस तरफ। ऐसे भी धारा का दिशा हमेशा इलेक्ट्रॉन के प्रवाह के विपरीत दिशा में होता है। तो इलेक्ट्रॉन चूँकि इस तरफ आ रहा है और करंट इधर जा रहा है, अगर करंट इधर आता तो इलेक्ट्रॉन का जो अनुगमन वेग है वो उधर होता। ठीक है,
तो धारा घनत्व की दिशा धारा की दिशा में होती है, और दूसरा कि धारा घनत्व की दिशा ऐसे भी कह सकते हैं कि अनुगमन वेग के दिशा में होती है। ठीक है, तो इसमें एक टर्म है मोबिलिटी। मोबिलिटी इसको म्यू से डिनोट किया जाता है, और इसको बोलते हैं, इसका हिंदी होता है गतिशीलता। मोबिलिटी का हिंदी होगा गतिशीलता। गतिशीलता किसको कहते हैं? बहुत सिंपल सा टर्म है। जैसे अनुगमन वेग जो इलेक्ट्रॉन में उत्पन्न हुआ था वो किस कारण से हुआ था? क्योंकि चालक के अंदर में विद्युतीय क्षेत्र स्थापित हुआ था। अगर विद्युतीय क्षेत्र का मान ज़्यादा होगा तो इलेक्ट्रॉन पर जो बल लग रहा है वो ज़्यादा बल लगेगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड पर जो विद्युतीय बल है वो निर्भर करता है। फॉर्मूला होता था F = Q × E। तो अगर कहीं पे विद्युतीय क्षेत्र का मान ज़्यादा होगा तो उस पर लगने वाला बल भी क्या होगा? ज़्यादा होगा। तो जब जो अनुगमन वेग था, जब उस पर बल ज़्यादा लगेगा तो वो ज़्यादा त्वरण से त्वरित होगा, उसका वेग का मान ज़्यादा होगा। तो इसका मतलब है कि जो अनुगमन वेग था वो विद्युतीय क्षेत्र पर निर्भर कर रहा था। तो जब मान लेते हैं कि जब विद्युतीय क्षेत्र E है तो अनुगमन वेग कितना है? Vd, चूँकि अनुगमन वेग को Vd से डिनोट किया है। तो अगर एकांक विद्युतीय क्षेत्र होता तो अनुगमन वेग कितना होता? Vd/E। इसी चीज़ को गतिशीलता कहते हैं। तो गतिशीलता का जो परिभाषा होगा उसको हम लोग कहेंगे कि प्रति एकांक विद्युतीय क्षेत्र के कारण उत्पन्न अनुगमन वेग को गतिशीलता कहा जाता है। तो परिभाषा को तुम लोग लिख लोगे, फिर से बोल देते हैं कि गतिशीलता देके डैश दे देना, उसके बाद परिभाषा लिखना कि प्रति एकांक विद्युतीय क्षेत्र के कारण उत्पन्न अनुगमन वेग को गतिशीलता कहा जाता है। तो चूंकि E विद्युतीय क्षेत्र के कारण Vd अनुगमन वेग हुआ तो एकांक के कारण Vd/E होगा, और इसी चीज़ को हम गतिशीलता कहते हैं। तो ये म्यू बराबर हो जाएगा Vd और अपॉन E। याद रखना कि गतिशीलता को म्यू से डिनोट करते हैं। ये क्या है? म्यू है। तो म्यू बराबर हो गया Vd/E। अब कभी कभी ऑब्जेक्टिव में इसका SI यूनिट भी पूछता है, तो हम लोग SI यूनिट देखते हैं। तो क्या हो जाएगा? म्यू बराबर Vd/E। देखो ये अनुगमन वेग है, तो वेग है, वेग का मात्रक क्या होता है? मीटर/सेकंड बटा E विद्युतीय क्षेत्र है। विद्युतीय क्षेत्र का एक मात्रक हम लोग न्यूटन पर कूलम भी कहे थे या वोल्ट पर मीटर भी कहे थे। तो एक इसके न्यूटन पर कूलम जब लिए हैं तो इसके हिसाब से हम लोग बना लेते हैं इसका मात्रक क्या होगा। तो ये हो जाएगा मीटर/सेकंड, और कूलम ऊपर हो जाएगा और न्यूटन नीचे हो जाएगा। तो हम लोग कह सकते हैं इसको कि मीटर कूलम सेकेंड इन्वर्स और न्यूटन इन्वर्स। तो अनुगमन वेग का ये मात्रक हो गया। चूँकि देखो क्या था ये गतिशीलता का ये मात्रक हो गया। म्यू बराबर क्या था? Vd/E था। तो Vd अनुगमन वेग है, कोई भी वेग होगा तो उसका मात्रक मीटर/सेकंड होगा, और E विद्युतीय क्षेत्र है तो इसका मात्रक न्यूटन पर कूलम होगा। तो मीटर/सेकंड, फिर कूलम ऊपर चला गया, y न्यूटन हो गया। तो मीटर कूलम सेकेंड इन्वर्स न्यूटन इन्वर्स। अच्छा, एक और इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते थे कि जैसे म्यू बराबर Vd/E है, या कर दो यहाँ पे। तो ये अनुगमन वेग है तो इसका मात्रक मीटर/सेकंड बटा E विद्युतीय क्षेत्र है तो इसका हो जाएगा वोल्ट/मीटर, क्योंकि विद्युतीय क्षेत्र का मात्रक में हम लोग न्यूटन पर कूलम भी यूज करते हैं और वोल्ट/मीटर भी यूज करते हैं। तो ये यहाँ पे V जो है वो वोल्ट है, तो इसको हम लोग अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो मीटर/सेकंड, और फिर मीटर ऊपर हो जाएगा और वोल्ट नीचे हो जाएगा, और ये हो जाएगा मीटर² सेकेंड इन्वर्स वोल्ट इन्वर्स। ठीक है, तो दोनों चलेगा।
अगर वोल्ट न्यूटन कूलम के टर्म में होगा तो मात्रक ये हो जाएगा। अगर हम विद्युतीय क्षेत्र को वोल्ट पर मीटर में लेते हैं तो मात्रक ये हो जाएगा, मीटर स्क्वायर सेकेंड इनवर्स वोल्ट पर मीटर। ठीक है, तो इसको नोट कर लोगे। बाकी ये तो कुछ था नहीं, वो हम निकालने का तरीका बताए थे कि कैसे निकालते हैं। तो परिभाषा लिख लोगे पहले गतिशीलता का। क्या परिभाषा लिखोगे कि प्रति एकांक विद्युतीय क्षेत्र के कारण उत्पन्न अनुगमन वेग को गतिशीलता कहा जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक हम लोग लिखते हैं रेसिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। रेसिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर मतलब चालक का प्रतिरोध। चालक का प्रतिरोध। देखो, जैसे मान लो ये एक चालक है, चालक कहो या चालक तार कहो या सिर्फ तार कहो या सिर्फ चालक कहो, तो ये कोई एक चालक है। और हम लोग जो अभी लिए हैं इसमें ये माने हैं कि ये जो चालक है ये क्या है, समरूप है। समरूप होने का मतलब हुआ कि पूरे सभी जगह एक जैसा है, मतलब कि एक समान है। जो मोटाई है वो पूरे चालक का एक जैसा है। ठीक है, और इस चालक का जो लंबाई है वो L है और इसका जो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है वो कितना है, A है। अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल ये हो गया इसका क्षेत्रफल, और चूंकि समरूप है तो वही क्षेत्रफल इसका भी होगा। और ये चालक किसी न किसी मटेरियल का बना होगा, ये कॉपर का हो सकता है, एल्युमिनियम का हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो ऐसा देखा जाता है कि इस चालक का जो प्रतिरोध है, प्रतिरोध को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, R से, कैपिटल R। तो चालक का प्रतिरोध चालक की लंबाई का समानुपाती होता है, यानी कि जो चालक का प्रतिरोध R है वो समानुपाती होगा किसका, L का। इसको मान लीजिए 1, क्योंकि यहाँ पे चालक का लंबाई क्या है, L है। समानुपाती होने का मतलब कि अगर चालक का लंबाई ज़्यादा होगा, या कह सकते हो कि अगर तार का लंबाई ज़्यादा होगा तो उस तार का प्रतिरोध भी क्या होगा, अधिक होगा। ठीक है, दूसरा कहता है कि चालक का प्रतिरोध चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल का व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल क्या है, A का व्युत्क्रमानुपाती, मतलब 1/A। ये सेकेंड हो गया। तो क्या कहे कि जो प्रतिरोध है वो चालक के लंबाई का समानुपाती है। चालक जितना लंबा होगा उसका प्रतिरोध उतना अधिक होगा, तार जितना लंबाई कम होगा उसका प्रतिरोध उतना कम होगा। और दूसरा क्या कह रहा है कि चालक का प्रतिरोध अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल का व्युत्क्रमानुपाती होता है, मतलब जिसका A ज़्यादा होगा, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल ज़्यादा होगा, उसका प्रतिरोध क्या होगा, कम होगा। ज़्यादा होने का मतलब है कि ये तार मोटा होगा, थिक वायर होगा, और यानी कि जो तार ज़्यादा मोटा होगा उसका प्रतिरोध उतना कम होगा, जो तार पतला होगा जिसका A कम होगा उसका R क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो हम लोग कह सकते हैं कि मोटे तार का प्रतिरोध कम होगा और पतले तार का प्रतिरोध अधिक होगा। अगर हम 1 और 2 को मिला दें, एक और 2 से,
तो R समानुपाती, ये L ऊपर है तो L ऊपर रह जाएगा और नीचे A था तो ये नीचे A आ जाएगा। फिर समानुपाती को हटाने के लिए फिजिक्स में हमेशा एक कांस्टेंट दिया जाता है, तो R बराबर यहाँ पे कांस्टेंट डालेंगे जो कांस्टेंट है रो इंटू L/A तो था ही, और इस समानुपाती को हटाए तो इसके जगह पर बराबर दिए, और समानुपाती को हटाए तो उसके बदले एक कांस्टेंट डाले, और वह कांस्टेंट क्या है, रो है। इस फॉर्मूला पे भी ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछा जाता है, ऑब्जेक्टिव में भी, इवन 2 नंबर के सवाल में भी इस पे सवाल रहता है। तो R बराबर रो इंटू L है, जहाँ रो क्या है, जहाँ रो एक समानुपाती नियतांक है, एक समानुपाती नियतांक है जिसे रेसिस्टिविटी ऑफ मटेरियल, रेसिस्टिविटी ऑफ मटेरियल, इसका मतलब क्या हो गया, पदार्थ का, रेसिस्टिविटी का हिंदी होता है प्रतिरोधकता, तो हिंदी में कहेंगे प्रतिरोधकता, है ना। तो रो एक समानुपाती नियतांक है जिसे रेसिस्टिविटी ऑफ मटेरियल यानी कि पदार्थ का प्रतिरोधकता कहा जाता है। तो ये नाम याद रखोगे, एक नया नाम आ गया, हालांकि ये 10th में तुम लोग पढ़े थे, जिसको हम लोग क्या कह रहे हैं, रेसिस्टिविटी कह रहे हैं, प्रतिरोधकता। देखो, तो ये प्रतिरोधकता क्या है, प्रतिरोधकता जो है वो पदार्थ का गुण है, वो पदार्थ पर निर्भर करेगा। जैसे कोई तार है तो ये तार किस मटेरियल का बना हुआ है, जैसे अगर तांबा का बना हुआ है तो तांबा पदार्थ का जो है उसका प्रतिरोधकता कुछ और होगा। अगर ये तार एल्युमिनियम का है तो उसका प्रतिरोधकता कुछ और होगा। अगर ये तार सिल्वर का है उसका प्रतिरोधकता कुछ और होगा। यानी कि जो प्रतिरोधकता का मान है वो चालक के पदार्थ पर निर्भर करता है, और यह चालक के आकार से या उसके डायमेंशन से स्वतंत्र होता है। यानी कि ये तार पतला है कि मोटा है, प्रतिरोधकता का मान उस पर निर्भर नहीं करेगा। अगर एक तांबा का तार मोटा तार लें और एक तांबा का ही पतला तार लें तो हम लोग कहेंगे कि दोनों तार का जो प्रतिरोधकता है वो सेम होगा। सेम क्यों होगा, क्योंकि दोनों तार सेम मटेरियल से बना हुआ है। तो प्रतिरोधकता तब बदलेगा जब मटेरियल बदलेगा। इस पर ध्यान देना, इस पर हम क्वेश्चन करवाएंगे भी अभी, और ये पूछा भी है एग्जाम में, और मैक्सिमम लोग इसमें फंस जाता है। तो जब क्वेश्चन देंगे भी तो तुम लोग वीडियो को पॉज करके फिर से उसको बनाओगे पहले, तब आंसर देखोगे। हाँ, तो हम क्या कहें इसको कि ये पदार्थ का प्रतिरोधकता है ना। हालांकि इसका प्रतिरोधकता जो रेसिस्टिविटी है नया नाम है, पुराना पहले इसको स्पेसिफिक रेसिस्टेंस भी कहा जाता था, विशिष्ट प्रतिरोध। तो कहीं अगर तुमको मिल जाए कि विशिष्ट प्रतिरोध तो समझ जाना कि वो विशिष्ट प्रतिरोध कोई अलग प्रतिरोध नहीं है, वो प्रतिरोधकता ही है ना। प्रतिरोधक एक्चुअली विशिष्ट प्रतिरोध पुराना नाम था, ठीक है। तो इसको ये फॉर्मूला हो गया, R बराबर रो इंटू L/A, जहाँ R क्या है, चालक का प्रतिरोध है, रो क्या है, प्रतिरोधकता है, L क्या है, चालक का लंबाई है, और A क्या है, तो चालक के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है। तुम चाहोगे तो इसके नीचे जहाँ करके लिख देना, R बराबर चालक का प्रतिरोध, रो बराबर प्रतिरोधकता, L बराबर चालक का लंबाई, A बराबर अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। ये चाहो तो वीडियो को पॉज करके तुम लोग नोट में अपना लिख लोगे, ठीक है। हम लोग इसको आगे बढ़ाते हैं। हाँ, तो नोट में हम लोग क्या लिखेंगे, पहला पॉइंट कि
प्रतिरोधकता का मान चालक के पदार्थ पर निर्भर करता है। चालक के पदार्थ पर निर्भर करता है। इसका मतलब क्या हुआ कि वह चालक या तार किस पदार्थ का बना हुआ है उस पर निर्भर करेगा। और इसी दिमाग में अब तुमको लग रहा होगा कि सब तार का प्रतिरोधकता अलग अलग होता है तो उसका मान कैसे याद रखेंगे। तो याद करने का चीज़ नहीं है, वो जहाँ भी उस पर कभी क्वेश्चन आएगा तो वो ऑलरेडी तुमको दिया हुआ रहेगा, तो वो याद करना नहीं है, क्वेश्चन में गिवन रहता है। सिर्फ तुमको इतना समझना है कि प्रतिरोधकता जो है वो चालक के पदार्थ का गुण होता है, पदार्थ पर निर्भर करता है। ठीक है, प्रतिरोधकता का मान चालक के शेप एंड साइज पर निर्भर नहीं करता है। पर निर्भर नहीं करता है। तो याद रखना कि पूछ कर रहे हैं प्रतिरोधकता का मान, है ना। लेकिन अगर कोई पूछे कि क्या प्रतिरोध का मान शेप एंड साइज पर निर्भर करेगा तो वो करेगा। जस्ट अभी देखे थे कि जो तार जितना लंबा था उसका प्रतिरोध क्या था, उतना अधिक था। जो तार जितना छोटा था उसका प्रतिरोध उतना कम था। तार के मोटाई पर भी निर्भर किया था कि जब तार मोटा होगा तो प्रतिरोध कम होगा, तार पतला होगा तो प्रतिरोध अधिक होगा, है ना। तो याद रखना कि ये प्रतिरोधकता का बात किए हैं। तीसरा, प्रतिरोधकता को विशिष्ट प्रतिरोध भी कहा जाता है। ठीक है, तो एक नाम और हो गया विशिष्ट प्रतिरोध, जिसको इंग्लिश में स्पेसिफिक रेसिस्टेंस कहा जाता है। विशिष्ट प्रतिरोध का जो हिंदी होगा, सॉरी इंग्लिश जो होगा वो स्पेसिफिक रेसिस्टेंस होगा। चौथा, प्रतिरोधकता पर ताप तथा दाब दोनों का प्रभाव पड़ता है। तो एक्चुअली तुमको जो पढ़ना है वो ताप का प्रभाव पढ़ना है, दाब का प्रभाव 12 तक के सिलेबस में नहीं है पढ़ना। लेकिन हम लिख देते हैं कि प्रतिरोधकता पर ताप तथा प्रतिरोधकता पर ताप तथा दाब दोनों का प्रभाव पड़ता है। तो हम लोग जो पढ़ेंगे वो ताप का प्रभाव पढ़ेंगे, है ना। तो नेक्स्ट इसके आगे जब हम लोग करेंगे तो देखेंगे कि प्रतिरोधकता जो है वो ताप के साथ कैसे बदलता है या ताप का किस प्रकार इस पर प्रभाव पड़ता है। ठीक है, तो सॉरी ये चौथा पॉइंट था। अब एक और है कि हम लोग प्रतिरोधकता के मात्रक को निकालते हैं कि इसका मात्रक क्या होगा। ठीक है, तो ये पॉइंट तुम लोग वीडियो को पॉज करके नोट कर लोगे।
तो 5वां पॉइंट, प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक। देखो मात्रक सबका याद होना चाहिए, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में ये 1-2 क्वेश्चन रहता ही रहता है, मात्रक और बीमा। बीमा तुमको हम जब करंट ख़त्म करेंगे तो उसमें पढ़ा देंगे इकट्ठे पूरा का बीमा, और ख़ास करके तुम लोग को जो बीमा एग्ज़ाम में बोर्ड में पूछेगा वो उसी क्वांटिटी का पूछता जो 12th में जिसका यूज है। तो ऐसे तो हम सारा निकलवा देंगे, और बहुत आसान है बीमा। पूरे फिजिक्स में सबसे आसान अगर कोई टॉपिक है तो वो बीमा ही होता है। तो प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक, हम लोग फॉर्मूला क्या देखे थे, R बराबर रो इंटू एल अपॉन ए। अच्छा, हमको मात्रक किसका निकालना है, रो का। तो रो बराबर क्या लिखेंगे, R इंटू ए और अपॉन एल। चूँकि R ये ए भाग में था तो इधर आके गुना हो गया और एल से भाग कर दिया। अब देखो R प्रतिरोध है तो प्रतिरोध का मात्रक ओम, इंटू ए एरिया है, एरिया का मात्रक मीटर स्क्वायर, बटा एल लंबाई है, लंबाई का मात्रक क्या होगा, मीटर। तो इससे ये कट गया, एक मीटर से 1 मीटर कट जाएगा और बच क्या जाएगा, ओम मीटर। तो याद रखोगे कि प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक क्या होता है, ओम मीटर होता है। समझ गए ना, R बराबर रो इंटू एल बाई ए, ये तो फॉर्मूला ही था, अभी जस्ट इसके पीछे हम लोग देखे थे। और रो बराबर निकाल लिए तो रो बराबर हो गया R इंटू ए अपॉन एल, R का मात्रक ओम, एरिया था तो एरिया का मात्रक मीटर स्क्वायर, और नीचे एल लंबाई है, लंबाई का मात्रक मीटर होता है, 1 मीटर से 1 मीटर कट गया यहाँ पर, तो ये हो गया ओम इंटू मीटर। तो याद रखोगे कि प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक क्या होता है, ओम मीटर होता है। ठीक है, एक टर्म है, जैसे जब हम लोग रेसिस्टेंस को पढ़े थे तो वहाँ पे एक क्वांटिटी को इंट्रोड्यूस किए थे हम लोग, वो था चालन, कंडक्टांस। तो कंडक्टांस क्या होता था, प्रतिरोध के व्युत्क्रम को चालन कहते हैं, यानी कि जो कंडक्टांस था वो कंडक्टांस बराबर था 1 बटा रेसिस्टेंस, मतलब चालन बराबर 1 बटा प्रतिरोध। ठीक है, अच्छा, उसी प्रकार से एक टर्म यहाँ पर है और वो है कंडक्टिविटी। इससे पहले हम लोग देखे रेसिस्टिविटी, प्रतिरोधकता, और ये है कंडक्टिविटी मतलब चालकता। चालकता और प्रतिरोधकता को रो से डिनोट किए थे और इसको सिग्मा से डिनोट करते हैं। ये जो ऐसे लिखे हैं इसको क्या पढ़ेंगे, सिग्मा। तो ये सिग्मा हो गया। परिभाषा बहुत सिंपल है, प्रतिरोध के व्युत्क्रम को चालन कहते हैं, यहाँ पर कहेंगे कि प्रतिरोधकता के व्युत्क्रम को चालकता कहा जाता है। परिभाषा लिख लोगे, क्या परिभाषा हो गया कि प्रतिरोधकता के व्युत्क्रम को चालकता कहा जाता है। ठीक है, तो ऐसा भी कह सकते हो कि चालकता के व्युत्क्रम को प्रतिरोधकता कहा जाता है। ठीक, तो यहाँ पे हम लोग क्या कहेंगे, चालकता बराबर 1 बटा प्रतिरोधकता, है ना। तो हम लोग कह सकते हैं कि चालकता क्या है, सिग्मा बराबर 1 बटा प्रतिरोधकता क्या हो गया, रो। तो सिग्मा बराबर हो गया 1 अपॉन रो। तो ये भी याद रखोगे। इससे इसका मतलब ये हुआ कि जिसका प्रतिरोधकता अधिक होगा उसका चालकता कम होगा, जिसका प्रतिरोधकता कम होगा उसका चालकता अधिक होगा। स्वाभाविक है। चालकता का मतलब हुआ क्यों कि जो चालक, किसी भी चालक से धारा कितना इजीली प्रवाहित हो रहा है, किसमें कम रुकावट है। जिसमें कम रुकावट होगा यानी कि उसमें प्रतिरोध कम होगा, उसका प्रतिरोधकता कम होगा, प्रतिरोधकता कम होगा तो उसका चालकता अधिक होगा। तो इसको हम लोग रेसिप्रोकल तरीके से भी समझ सकते हैं, वाइस वर्सा में, कि
किसी का भी कोई भी चालक है जिसका प्रतिरोध कम है, तो प्रतिरोध कम है इसका मतलब क्या हुआ कि उसमें धारा का प्रवाह अच्छे से हो रहा है, यानी उसका प्रतिरोध कम है। प्रतिरोध कम है तो उसका चालक पर चूंकि प्रतिरोधकता कम है, प्रतिरोधकता कम है इस कारण से प्रतिरोध कम है, प्रतिरोधकता कम है इसका मतलब चालकता क्या है, अधिक है। ठीक है, तो अब हम लोग इसके मात्रक को लिखते हैं कि चालकता का SI मात्रक क्या होगा। का SI मात्रक तो सिग्मा बराबर हो गया 1/ρ। तो 1 का तो कोई मात्रक होगा नहीं, रो का मात्रक अभी जस्ट हम लोग देखे थे ओम इंटू मीटर, तो यानी ये 1/ओम इंटू मीटर हो गया। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं ओम इन्वर्स इंटू मीटर इन्वर्स। तो प्रतिरोधकता का मात्रक क्या हो गया, ओम इन्वर्स मीटर इन्वर्स। जस्ट जो चालकता का था, चालकता का जो मात्रक हो गया वो हो गया ओम इन्वर्स मीटर इन्वर्स, क्योंकि ये प्रतिरोधकता का व्युत्क्रम था, कुछ नहीं प्रतिरोधकता के मात्रक को यहाँ पे रख दिए ओम मीटर, फिर इसको ऊपर कर दिए तो ओम इन्वर्स मीटर इन्वर्स हो गया। ठीक है, अच्छा एक चीज़ और गौर करो कि चूंकि जो हमारा फॉर्मूला था उसमें R बराबर ρ इंटू L/A आया था, तो यहाँ से हम लोग नोट में ये भी कह सकते हैं कि R जो है वो समानुपाती होगा ρ का, यानी कि जिस चालक के पदार्थ का प्रतिरोधकता अधिक होगा, ρ का मान अधिक होगा, उसका प्रतिरोध भी क्या होगा, अधिक होगा। जिस चालक का प्रतिरोधकता कम होगा, जिस चालक का प्रतिरोधकता कम होगा उसका प्रतिरोध भी क्या होगा, कम होगा। क्लियर है? ठीक है, हाँ अब हम लोग देखते हैं कि प्रतिरोधकता पर ताप का प्रभाव क्या पड़ता है। तो देखो प्रतिरोधकता पर तुमको बताए थे कि ताप का भी प्रभाव है और दाब का भी प्रभाव है, लेकिन जो हम लोग को पढ़ना है वो केवल ताप का प्रभाव पढ़ना, तो हम लोग केवल वही पढ़ेंगे। इफेक्ट ऑफ